नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सुनील चौरसिया। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने डिमांड की है कि जैसे ही आप सर टॉपिक कोई पढ़ाते हो तो टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होना चाहिए। बहुत से लोगों को कमेंट्स आए, तो आपने भी देखा होगा कि आप यदि डिमांड भी नहीं करते हैं तो मैं एक्चुअली जब भी टॉपिक करवाता हूं तो उसी में क्वेश्चन उसके किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से विगत वर्षों में पूछे गए हैं और क्वेश्चन निकलवाना मैं करवा देता हूँ। अब आपकी डिमांड के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए पिछली वीडियो में, आपको पसंद आए होंगे वृद्धि और विकास से रिलेटेड। तो कोशिश है कि जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सर बोलें और हमें जैसे ही ऑप्शन बोलते हैं तो सर के आंसर बताने से पहले हम अपने माइंड मेकअप कर लें कि वास्तव में कौन सा आंसर सही हो सकता है। यह बाल विकास पढ़ने का सही तरीका। और यदि इस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं तो पक्का है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं तो आपने कई लोग ऐसे होंगे कि जैसे ही हम क्वेश्चन बोलते हैं तो कई लोग मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे कि सर अब आंसर क्या बोलने वाले हैं। तो हम वो उचित नहीं है, जबकि उचित क्या है कि जैसे ही हम क्वेश्चन बोलते हैं तो ऑप्शन पर फोकस डालना है और हमें सर के आंसर बताए जाने से पहले ही हमें आंसर को देना है ना। तो फिर हमें मैच करना है कि वास्तव में हमारा आंसर सर से मिल रहा है या क्वेश्चन के आंसर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने वृद्धि और विकास को पढ़ चुके, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, है ना। और हम इस प्रकार से नहीं आपको पढ़ा रहे कि आपको अच्छा लग रहा बुरा लग रहा। हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन करवाना, है ना। हमें अच्छी बुरी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप कहो कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और एक ही विषय वस्तु को बार बार बोलते हैं, तो देखिए ये शिक्षा मनोविज्ञान का दायित्व है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है या कोई बालक है कि एक ही विषय को देर से समझ पाता है और कम अच्छे से समझ पाता है, और कोई बालक होता है तो एक ही विषय वस्तु को जल्दी समझ लेता है और अच्छे से समझ लेता है। तो जैसे एक दो बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर तो पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन थोड़ा एक ही बात को रिपीट कर देते हैं, तो मैं फिर फोकस करना चाहूँगा उस बिंदु पर कि मुझे भी पता होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टीचर एक ही विषय वस्तु को दोबारा बोलता है तो कुछ जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं तो उनको ये लगने लगता है कि असर वही यही दोहरा रहे। ये सर को ही पता होता है, लेकिन सर को पता होता है कि विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले, विभिन्न IQ वाले बच्चे हैं और किसी को देर में समझ आता है और किसी को जल्दी। तो इस वजह से कभी कभी एक ही विषय वस्तु को जो जटिल होती है तो उसको रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वृद्धि और विकास में अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है शैशवावस्था। अब देखिए दोस्तों, शैशवावस्था की बात होती है तो शैशवावस्था की जब भी बात होती है तो पहले तो हमें ये देखना है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा शैशवावस्था में कि शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था बाल विकास की कौन सी अवस्था है। ठीक है, अब ऑप्शन आ जाएंगे आपके कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शैशवावस्था बाल विकास की कौन सी अवस्था है। तो हमें ये देखना है कि बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था के बाद हम देखते हैं शैशवावस्था आता है। तो जब भी यदि आएगा शैशवावस्था बालक विकास की या बाल विकास की कौन सी अवस्था है, तो दूसरी, क्योंकि पहली अवस्था क्या होती है, गर्भावस्था। अब यदि क्वेश्चन आता है कि शिशु के जन्म के उपरांत शैशवावस्था, शिशु के जन्म के उपरांत कौन सी अवस्था है, तो जन्म जैसे ही होता है कौन सी अवस्था लग जाती है, शैशवावस्था। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब शैशवावस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है, कभी कभी इस प्रकार के और थोड़ी डीपली क्वेश्चन पूछ लें, माइनर क्वेश्चन पूछ लें तो हम थोड़ा इस पर नजर डाल सकते हैं। एक होता है प्रसव पूर्व, ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, और एक होता है परिप्रसव अवस्था, और एक होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कभी कभी आ जाता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए या कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होती है, प्रसव पूर्व अवस्था, और फिर हम देखते हैं परिप्रसव अवस्था, और फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो प्रसव पूर्व अवस्था उसी को कह सकते हैं गर्भावस्था, और परिप्रसव जन्म के बाद की अवस्था होती है। और जन्म के बाद परिप्रसव शिशु की बात करें तो परिप्रसव शिशु क्या होता है, जन्म के दौरान की कुछ घंटे और इसके बाद हम देखते हैं शैशवावस्था लग जाती है।
तो जब भी यदि बात होगी इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो पहले प्रसव पूर्व अवस्था, फिर परिप्रसव अवस्था, और फिर हम देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो भी आपका ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था क्या है? बाल विकास की दूसरी अवस्था है। और जन्म के बाद, तो जन्म के बाद पहली, क्योंकि जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो जन्म के बाद कौन सी अवस्था लग जाती है? शैशवावस्था। अब इसकी आयु कितनी मानी जाती है? तो 0 से 5 या 6 वर्ष। जब भी शैशवावस्था की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी एज कितनी होती है? 0 से 5 या 6 वर्ष। 0 की बात करें तो 0 से मीन्स होता है जन्म से, तो जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था। अब देखिए जब भी अवस्थाओं की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभी जब हम रटते हैं। तो जब भी देखिए इसकी बात करते हैं कि शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 5 या 6 वर्ष। अब इसमें हम देखते हैं एक होती है प्रारंभिक और एक होती है पूर्वा और एक होती है उत्तर। इन अवस्थाओं में हम कंफ्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं जब भी 0 से 2 वर्ष की बात करेंगे या 3 वर्ष की बात करेंगे तो 0 से 2 या 3 क्या हो जाएगी? प्रारंभिक शैशवावस्था। ठीक है। अब 2 से 5 या 6 की बात करें तो क्या हो जाएगी? उत्तर शैशवावस्था। किसी किसी पुस्तक में देख सकते हैं 0 से 3, यहाँ आ जाएगा 3 से 5 या 6। तो 0 से 2 या 3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक शैशवावस्था। और 2 से 5 या 6 वर्ष की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? उत्तर शैशवावस्था। यानी ये प्रारंभ के वर्ष होते हैं और ये उत्तर के वर्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। यहाँ अपना हम देखते हैं 3 से 5 या 6 वर्ष जो भी आ जाए। तो 0 से 2 आ जाए या 3 आ जाए तो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है, और 3 से 5 या 6 की बात करते हैं तो उत्तर शैशवावस्था। अब देखिए दोस्तों, जो कोई अवस्था होती है तो उसके प्रारंभ के वर्ष जो होते हैं, है ना, यानी 0 से 2 या 3 वर्ष आ जाए तो प्रारंभिक शैशवावस्था माने जाएंगे, और जब 3 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था आती है तो उत्तर शैशवावस्था। या जो किसी अवस्था के बाद के वर्ष होते हैं वो आने वाली अवस्था के पूर्व के वर्ष होते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। तो इसको क्या कह सकते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। अब इसी में हम कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी यदि प्रारंभिक की बात होती है तो कोई अवस्था जब से प्रारंभ होती है, जहां से प्रारंभ होती है तो प्रारंभ के वर्ष माने जाते हैं। और हम देखते हैं जहां से कोई अवस्था हम देखते हैं अंतिम होती है, अंतिम वर्ष जो होते हैं किसी अवस्था के वो बाद के वर्ष होते हैं, उत्तर अवस्था के रूप में जाने जाते हैं। तो कोई भी अवस्था होती है तो उसके बाद के वर्ष जिसे क्या कहते हैं? उत्तर अवस्था के रूप में। यानी शैशवावस्था की बात हो रही है तो 3 से 5 6 वर्ष क्या होंगे? बाद के वर्ष। तो क्या हो जाएगी? उत्तर शैशवावस्था। और जो किसी अवस्था के बाद के वर्ष होते हैं वो आने वाली अवस्था के पूर्व के वर्ष होते हैं, तो इसी को क्या कह सकते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। अब इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे हम रट के गए बढ़िया क्वेश्चन कि शैशवावस्था की बात होगी तो 0 से 5 या 6 वर्ष हो जाएगी। उसी में प्रारंभिक शैशवावस्था तो 0 से 3 वर्ष, और 3 से 5 या 6 वर्ष की बात करेंगे तो उत्तर शैशवावस्था। अब वो क्वेश्चन दे देगा इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए 3 से 5 या 6 वर्ष, और हम देखते हैं 0 से 3 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इस प्रकार से तो हम देखते हैं कभी कभी हम ये सोच लेते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की बात होगी तो बाल्यावस्था 6 से 12 होती है। 6 से 12 तो दिए ही नहीं, 6 से 12 होती है तो ये वाला लगा देंगे इसमें, या फिर ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो फिर इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। जबकि हमें ये पता है जो किसी अवस्था के बाद के वर्ष होते हैं वो आने वाली अवस्था के पूर्व के वर्ष होते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा।
है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, या कौन से वर्ष पूर्व बाल्यावस्था के वर्ष माने जाते हैं। तो हमें तुरंत ध्यान देना है कि पूर्व लगा हुआ है, यानी पक्का है कि जिसे जो उत्तर शैशवावस्था होगी वही पूर्व बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था नहीं पूछेंगे तो पूछ लेंगे उत्तर शैशवावस्था के नाम से जाने जाते हैं। ये आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल इस प्रकार से हमको माइंड मेकअप कर लेना है कि हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे, और ना हमें जल्दबाजी करना है कि सर ने अभी टॉपिक को एक बार और पढ़ा दिया, 2 बार और पढ़ा दिया, या फिर मान लो उसी क्वेश्चन को एक बार और कर दिया रिपीट। हम केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप यदि एक बार मनोविज्ञान पढ़ लो, है ना, तो आपको मनोविज्ञान पढ़ के ऐसा लगे कि वास्तव में हमें जो कुछ मिलना चाहिए वो मिल गया। और जब आप एग्जाम में बैठो तो आपका माइंड सेटअप इस प्रकार से रहे कि आपको ये नहीं रहेगी कि एक बार और रटना है ही नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम देखते हैं उनके आंकड़े याद किए जाते हैं, रटे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की भाषा कभी नहीं रटते। ये हम देखते हैं जब एक ही विषय वस्तु को कई बार पढ़ लेते हैं तो हमारा माइंड मेकअप उसी तरह से हो जाता है ना। तो एक बार देख लें, शैशवावस्था की जब भी बात होगी तो शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है या बाल विकास की कौन सी अवस्था है, दूसरी। अब जन्म के उपरांत, तो जन्म के उपरांत क्या हो जाएगी, पहली। शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 5 या 6 वर्ष होते हैं। जो प्रारंभ के वर्ष होते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था की बात होगी, और जो बाद के वर्ष होते हैं उत्तर शैशवावस्था की बात होगी। अब ये हो गए। अब इसकी बात करते हैं थोड़ी और, इसमें देख लें अच्छी तरह से। यदि आ जाए कि बालक का निर्माण काल कहा जाता है, तो बालक का यदि निर्माण काल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को। कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने थॉट भी दिए हैं। जैसे फ्रायड हुए, उन्होंने कहा है बालक को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है ना। तो मनोवैज्ञानिक जो फ्रायड हुए हैं तो उन्होंने क्या कहा है, बालक को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक न्यूमैन करके हुए हैं तो उन्होंने कहा है 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था बालक के लिए बड़ी ही ग्रहणशील होती है ना। एडलर ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया है, जो एडलर मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बालक के जन्म की कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होता है। स्ट्रेंग हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि शुरू के 2 वर्ष में, यानी प्रारंभ के 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है ना। यानी उसका 2 वर्ष की आयु में उसका भविष्य दिखने लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहावतें बना दी हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये कहावत इसी आधार पर बनी है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बालक को जो कुछ बनना होता है शुरू के वर्षों में दिखाई देने लगता है, यानी उसकी क्रियाकलापों से माकलन करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब जैसे ही हम देखते हैं कि बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद की कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। अब कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं इसमें। ये तो हो गए अभी हमारे जनरली क्वेश्चन, कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे कहें नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु की बात होती है तो जन्म लेने के तुरंत बाद जो होता है बच्चा, तो क्या बोलता है, नवजात शिशु बोलते हैं। ठीक है, नवजात शिशु पूछ लेंगे इससे रिलेटेड। मान लो आ जाए इसका कद कितना होता है, कद या लंबाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कितना होता है, 20 इंच की बात हो रही है, 20 इंच। अब यदि आ जाए कि नवजात शिशु या जन्म के उपरांत शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 20 इंच। अब दोस्तों इंच में पूछा गया है तो इंच में लिख देंगे। अब नॉर्मली हम देखते हैं सेंटीमीटर में पूछ लें तो हम देखते हैं हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर। तो यदि बायो की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच की बात करें तो बिल्कुल एक्यूरेट की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ इसको जनरली हम 2.5 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। अब यदि इसी को पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु की लंबाई कितने इंच होती है, तो 20 इंच। अब 20 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 50 लिख सकते हैं, तो 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में पूछ लें तो लगभग 50 सेंटीमीटर है ना। 2.54 लिखते हैं तो 50 की जगह 50 52 आ सकता है, तो 52 लिख सकते हैं। अब यहाँ इंच में पूछे तो नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो 20 इंच। और हम देखते हैं सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 20 का 2.5 गुना कितना हो जाता है, तो हम देखते हैं 50 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर। अब
इसकी बात करें शारीरिक भार या वेट की बात करें तो भार कितना, तो भार हम देखते हैं 7 पाउंड। अब एक शब्द आया पाउंड, तो दोस्तों आप जैसे स्पोर्ट के जो भी सामान आते हैं, मटेरियल आते हैं, जैसे जिम वगैरह जाते हो तो जो भी वजन वगैरह उठाते हो, वेट लिफ्टिंग उठाते हो, डंबल उठाते हो, तो उसमें हम देखते हो सभी किस्में होते पाउंड में। अब हमें ज्ञान होना चाहिए कि 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, तो हम देखते हैं 1 पाउंड बराबर होता है 1 पाउंड होता है 450 ग्राम, 450 ग्राम की, ठीक है। तो 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है, तो 450 ग्राम। तो जब भी यदि आ जाए कि स्वस्थ शिशु या नवजात शिशु का भार होना चाहिए लगभग 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड, तो कितना लिखेंगे 7 पाउंड। अब यदि 1 पाउंड पूछ लिया कितने ग्राम का होता है, तो 450 ग्राम। अब ग्राम या किलोग्राम में पूछते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना है 450 का। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एक स्वस्थ शिशु का भार लगभग होना चाहिए लगभग 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, तो हम देखते हैं लगभग कितना हो जाएगा 3 किलो, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1 पाउंड बराबर कितना होता है 450 ग्राम। कभी कभी पूछ लेते हैं नवजात शिशु के सिर की जो परमाप होती है, ये सिर की लंबाई, ये सिर का अनुपात, तो संपूर्ण शरीर के अनुपात में पूछते हैं कितना होता है। ये आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आता है, यूपीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब यदि आ जाए कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के सिर की लंबाई का अनुपात होता है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1/4वां भाग, 1/4वां भाग। जब भी यदि आ जाए कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई या सिर का अनुपात संपूर्ण शरीर के अनुपात का होता है, तो 1/4वां भाग। नहीं समझे। अब इसकी बात करते हैं, तो यदि नवजात शिशु है, मान लो कोई बच्चा है, तो उसका जो सिर होता है उसके सिर को संपूर्ण शरीर में यानी 4 बार रख दिया जाए तो उसके सिर की लंबाई पूरी लंबाई बन जाएगी, यानी 1/4वां भाग। इसी को क्या कह सकते हैं, 1/4। जब भी वयस्क किया जाए, जैसा आप लोग पढ़ रहे हो सभी लोग, तो जब भी वयस्क किया जाए तो 1/8वां भाग लिखते हैं, है ना। जब भी वयस्क किया जाए तो वयस्क के सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर के सिर की लंबाई के अनुपात में होती है, तो 1/8वां भाग। और जब भी बच्चे की बात हो तो 1/4वां भाग। अब जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही बालक जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि बालक रोता है ना। तो जब भी हम देखते हैं कि बालक जैसे ही बालक जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही बालक क्या होता है, रोता है। अब पूछ लेते हैं इसमें कि बालक जो है रोता है, तो हम देखते हैं कि रोना, जैसे बालक रोता है तो हम देखते हैं उसका रोना क्या कहलाता है। पहली बार रोना रुदन, या उसी को क्या बोल देते हैं, क्रंदन। एक शब्द आता है आपका मनोविज्ञान में, रुदन या क्रंदन। तो बालक जैसे ही जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि बालक रोता है, और पहली बार बालक के जन्म लेते ही बालक के रोने को क्या कहते हैं, रुदन या क्रंदन। अब पूछ लेते हैं कि बालक में क्रंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जन्म से ही, जन्म के पूर्व, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के लगभग 30 मिनट बाद। तो कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि जन्म लेगा तो कुछ समय लग जाएगा, इसके बाद रोएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जैसे ही बालक जन्म लेता है तो रोता है, और हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं, रुदन या क्रंदन। और आपने देखा होगा मनोविज्ञान कहता है कि जो बालक जन्म के समय जितनी तेज गति से रोता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। यानी जो बालक जन्म के समय जितनी तेज गति से रोता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। तो रुदन क्या है, कोई भी बालक है तो जन्म लेते ही जो हम देखते हैं उसमें रोने की क्रिया होती है, चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो पहली बार चीखने चिल्लाने को क्या कहते हैं, रुदन कहते हैं, क्रंदन कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे बालक होते हैं जो जन्म के समय रोते नहीं हैं या रोना भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी बालक है जन्म होता है और किसी कारणवश यदि बालक नहीं रोता है तो डॉक्टर जो होते हैं या हमारे गार्जियंस होते हैं, घर में यदि बच्चा जन्म लेता है या हॉस्पिटल में जन्म लेता है, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं, नर्स वगैरह जो होती हैं, तो बच्चे को हिलाती हैं, डुलाती हैं, है ना। क्यों, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती बच्चे से कि हमें बच्चे को रुलाना है, परेशान करना है, केवल इसलिए क्योंकि साइंटिफिक रीजन होता है कि जब बच्चा रोता है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म नहीं होता, जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तो बच्चा माता के गर्भ में एक संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसे कहते हैं अपरा, या उसी को कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। उसी से बालक हम देखते हैं
पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन करता है और उसी से हम देखते हैं शोषण करता है। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि माता से जो उसका नाभि रज्जु के द्वारा संपर्क होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। और हम देखते हैं यानी उसकी पोषण की क्रिया वहाँ से खत्म हो जाती है, शोषण की क्रिया भी खत्म हो जाती है। तो जो डॉक्टर होते हैं क्यों रुलाते हैं, क्योंकि साइंस कहता है कि हम देखते हैं कि बालक, या आप भी साइंस में पढ़ते होंगे कि हम देखते हैं कि बालक की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या होते हैं, तो लंग्स, फेफड़े की बात करेंगे, लंग्स। तो जन्म लेते ही हम देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद या जन्म लेते ही हम देखते हैं कि हमारी जो श्वसन क्रिया होती है कहाँ से, जन्म के तुरंत बाद कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फेफड़ों के द्वारा, यानी गैसों का आदान प्रदान होने लगता है। और जन्म के समय हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो डॉक्टर क्यों रुलाते हैं, नर्स क्यों रुलाती हैं बच्चे को, ताकि जो इसके फेफड़े हैं इसमें गैसों का आदान प्रदान हो जाए, यानी जो इसके फेफड़े हैं इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएं। तो फेफड़ों को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए रुलाया जाता है। तो जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्या कारण है कि नवजात शिशु को हम देखते हैं कि डॉक्टर जन्म लेने के तुरंत बाद रुलाते हैं, उल्टा करके या हम देखते थे अच्छा करके, तो क्यों रुलाते हैं, क्योंकि जन्म के समय शिशु के फेफड़े जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, उनको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए, एक्टिव अवस्था में लाने के लिए उसको रुलाया जाता है। ठीक है, तो क्रंदन हो गया, रुदन हो गया। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई जिसमें आपका एक आध बारी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो जब भी यदि दोस्तों आ जाए कि रुदन क्या है, तो शिशु का पहली बार रोना, या हम देखते हैं जन्म लेते ही बच्चा जो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रुदन या क्रंदन। ठीक है, तो पहली बार रोना। अब क्रंदन भी हम देखते हैं 3 प्रकार का होता है। यदि किताब को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार से बताया गया है, लेकिन हम बात करते हैं जब भी क्रंदन की बात होगी डिटेल से पढ़ें तो क्रंदन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता प्रापक्व क्रंदन, एक होता कराहते हुए क्रंदन, और एक होता प्रापक्व क्रंदन, एक होता कराहते हुए क्रंदन, और एक होता कमजोर क्रंदन, है ना। तो 3 प्रकार थे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जन्म के तुरंत बाद रोते हैं, अच्छी तेज गति से रोते हैं, तो हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, यानी प्रापक्व क्रंदन कहलाता है। कुछ बच्चे हम देखते हैं धीमी गति से रोते हैं, तो कमजोर स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, उसको कमजोर क्रंदन कहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कराहते हुए जन्म लेते हैं, तो किसी बीमारी का प्रतीक होता है। दोस्तों आपने कराहना शब्द वैसे भी सुना होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से ठीक नहीं होता है तो उसको कह नहीं देते कि करा रहा है, तो कराहना मीन्स होता है किसी बीमारी का प्रतीक। तो जब कोई बालक किसी बीमारी का प्रतीक होता है तो उसे कराहना कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्रंदन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो सबसे अच्छा किसके माना गया, प्रापक्व क्रंदन, दूसरा होता है कमजोर क्रंदन, और तीसरा होता कराहते हुए क्रंदन। तो क्रंदन की प्रक्रिया जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि कब से प्रारंभ हो जाती है, तो जन्म से ही। अब ये नहीं देखना कि जन्म के 10 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हम अनुमान लगाने लगते हैं कि 2 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद। तो जैसे ही बालक का जन्म होता है वो रोता है या चिल्लाता है या चीखता है, उसी को क्रंदन कहते हैं, रुदन कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालक को या शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन से विटामिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं रटना है। अब आपने देखा है यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जन्म के तुरंत बाद कौन से विटामिन के इंजेक्शन लगवाए जाने चाहिए, लगवाए जाते हैं शिशु को, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है, यानी हम देखते हैं बाहरी वातावरण में प्रवेश करता है, तो जो माता की नाभि रज्जु से जुड़ा होता है, तो हम देखते हैं यहाँ से हम देखते हैं संपर्क टूट जाता है। अब जब यहाँ से संपर्क टूटता है शिशु का माता की नाभि रज्जु से, तो हम देखते हैं ब्लीडिंग होती है, यानी खून निकलता है, रक्तस्राव होता है। तो उस रक्तस्राव को रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया कि शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन से विटामिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, तो हमें ये सोचना है, साइंटिफिक रीजन है कि रक्त के जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो रक्त के जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन की। तो तुरंत आ जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन की। रटना बिल्कुल नहीं है। तो हम देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद कौन से विटामिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, तो विटामिन की। क्यों लगवाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन के का कार्य क्या होता है, रक्त को जमना, रक्त के जमने में सहायता करना। तो हम देखते हैं जो माता से संपर्क टूटता है तो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग जो होती है तो रक्तस्राव होता है, तो रक्तस्राव को जमने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा इसी से रिलेटेड आपके कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि शिशु की जन्म के समय, या हम देखते हैं
जो हार्ट बीट होती है, हृदय धड़कन होती है, तो किस धमनी के द्वारा मापी जाती है? आपने देखा होगा जो शिशु होता है, जन्म लेता है, या बालक की बात करें या प्राणी की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट होती है, हृदय धड़कन होती है, तो किस धमनी के द्वारा मापी जाती है? तो आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर हम देखते हैं, हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, डॉक्टर जब भी हमें देखता है तो कहाँ? कलाई को हमारी पकड़ता है। और कलाई में कौन सी धमनी होती है? तो जब भी कलाई की बात करते हैं तो कलाई में कौन सी धमनी होती है? रेडियल। ठीक है, रेडियल धमनी। यदि आया है कि हार्ट बीट को या हृदय दर को किस धमनी के द्वारा मापा जाता है? रेडियल धमनी। रेडियल धमनी कहाँ पे स्थित होती है? दोस्तों वर्ग 3 का पेपर है, ऑनलाइन फैक्ट के रूप में भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी ये दिया जाए कि रेडियल धमनी कहाँ स्थित होती है, तो कलाई में। अब आपने साइंस में कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जिस गति से हमारी नाड़ी चलती है उसी गति से हम देखते हैं हमारा हृदय चलता है ना? तो हम देखते हैं हृदय की गति कहाँ से मापी जाती है? नाड़ी से। यानी जब भी डॉक्टर हमारी नाड़ी को पकड़ता है, कलाई को पकड़ता है, तो हम देखते हैं उस समय वो काउंट करता है कि इसकी नाड़ी चल रही है, यानी नाड़ी चल रही है, यानी कौन सी धमनी को माप रहा है? रेडियल धमनी को। ठीक है, तो इसको काउंट करता है। अब हृदय गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो हम देखते हैं सबसे पहली अवस्था हम देखते हैं भ्रूणावस्था। अब भ्रूणावस्था की बात करते हैं तो इसमें हार्ट बीट जो होती है सबसे अधिक होती है। कितनी मानी गई? 150 पर मिनट। इसीलिए आपने देखा होगा जो प्रेगनेंसी पीरियड में महिला होती हैं और लगभग 3 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण, एम्ब्रियो कहलाता है। और जब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो उसमें जो हार्ट बीट लिख के आती है, कितनी आती है? लगभग 145, 150। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो हार्ट बीट होती है तो किस अवस्था में होती है? एम्ब्रियो स्टेज में, उसी को कहते हैं भ्रूणावस्था। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हार्ट बीट हमारी क्या होती जाती है? घटती जाती है। अब शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था आ जाए या बाल्यावस्था आ जाए, शैशवावस्था की बात करें तो हम देखते हैं जब भी आएगा तो आंसर में आपका आएगा 120 से 140 पर मिनट। तो यदि आ जाएगा शैशवावस्था में हार्ट बीट कितनी होती है तो हम देखते हैं 120 से 140 प्रति मिनट। इसी के बाद बाल्यावस्था में आ जाए तो यही लिख देंगे 120 से 140। और इसकी बात करें, वयस्क की बात करें या वयस्कावस्था की बात करें, भ्रूणावस्था की बात करें तो हम देखते हैं कितनी हो जाएगी? 72 पर मिनट या 72 से 75 पर मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। अब वृद्धावस्था की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं 60 पर मिनट। यानी आपने देखा होगा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, एज में ग्रोथ करते हैं तो हार्ट बीट क्या होती जाती है? घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती जाती है? घटती जाती है। सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? भ्रूणावस्था में। फिर हम देखते हैं सबसे कम वृद्धावस्था में। इसीलिए जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में जाते हैं तो हार्ट बीट हमारी क्या होती जाती है? घटती जाती है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं हार्ट बीट किस अवस्था में कितनी होती है, तो हमें गौर करना है सबसे अधिक कौन सी में होती है? भ्रूणावस्था। जब भी भ्रूणावस्था की बात करते हैं तो भ्रूणावस्था क्या है? 3 महीने तक का विकसित शिशु क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। शैशवावस्था तो शिशु के जन्म के उपरांत पहली अवस्था है ना, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। और हार्ट बीट को किस धमनी के द्वारा मापा जाता है? रेडियल धमनी के द्वारा। रेडियल धमनी कहाँ स्थित होती है? कलाई में होती है। ठीक है, कलाई में स्थित होती है। अब यदि आ जाए कि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है दोस्तों, यदि आ जाए हार्ट बीट को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं वैसे जनरली देसी भाषा में, उसी को क्या बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वर्ग 3 है तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्या दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए? स्फिग्मोमैनोमीटर, जो आप बिल्कुल रटे रहते हो बिल्कुल, और वो दे देते हैं और वही में हम क्लिक करके चले जाते हैं। तो दोस्तों हार्ट बीट को किस धमनी के द्वारा मापा जाता है? रेडियल धमनी। और किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। और हम देखते हैं हार्ट ये रेडियल धमनी कहाँ स्थित होती है? तो कलाई में स्थित होती है। इसका संबंध किससे होता है? हार्ट से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं हार्ट का वजन कितना होता है? हार्ट की बात करें,
हमारे शरीर की कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो मुट्ठीनुमा होती है, बंद मुट्ठीनुमा? तो हार्ट। और हार्ट का वजन कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम या 350 ग्राम लिख सकते हैं, 350 ग्राम। अब कभी कभी हम 350 ग्राम रट के जाते हैं और पूछ लेते हैं, लिया जाता है आपके एग्जाम में कि 350 ग्राम ना के उसमें आ जाएगा लगभग 1 पाउंड, लगभग 2 पाउंड, लगभग 4 पाउंड, लगभग 5 पाउंड। तो हम देखते हैं कि 1 पाउंड कितना होता है? लगभग 450 ग्राम। तो लगभग में पूछा गया है, तो लगभग क्या कर सकते हैं? 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 450 ग्राम। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कोई भी अवस्था है तो हमें अवस्था जब तक समझ में नहीं आएगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है ना, बाल विकास को हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, इसकी वृद्धि और विकास को हमने पढ़ा हुआ है, वृद्धि विकास से संबंधित क्वेश्चन भी हमने करवाए हुए हैं। तो उनको यदि हमने अच्छी तरह से समझ गए, वो रील है, तो हम ये वीडियो तो हम देख ही जा रहे हैं, साथ में हमें पिछली वीडियो पर भी फोकस करते जाना है, तो आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर उसी में मिलता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, बस आपको घबराना नहीं है। कोर्स करने की, सिलेबस करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जिस प्रकार से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसी प्रकार से मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है, तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि स्टूडेंट तारीफ नहीं करें, जबकि तारीफ हो तो ऐसी कि हमारे द्वारा जो पढ़े तो उसको सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होना चाहिए। जब फिर हमें अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसको यदि 1 नंबर भी उसका कटता है मैंने एग्जाम में, तो उसको दुख होगी, सर ने इतनी अच्छी तरह से बताया। और दोस्तों ये गारंटी है, आप यदि नोट्स भी नहीं बनाओगे, तो जब हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, तो जब भी गारंटी है जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो आपको जरूर याद आएगा कि सर ने व्हाइट बोर्ड में ये क्वेश्चन को इस प्रकार से बताया था। इसीलिए हम बताते हैं, ताकि हम देखते हैं, आप पढ़ते हो मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, कि हम देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। जब भी पेडागोगी की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, अधिक से अधिक। अब जैसे हम देखते हैं, मनोविज्ञान क्या कहता है, जिस विषय वस्तु पर हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियों का फोकस होता है, तो उस विषय वस्तु को उतनी अच्छी से समझ लेते हैं। अब ये क्या है, व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, तो व्हाइट बोर्ड क्या है, शिक्षण सामग्री। अब जब किसी विषय वस्तु को हम बोलते हैं, तो आपके कानों तक सीमित रहती है, केवल सुनाई देता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बोर्ड पर लिख देते हैं या उसका डायग्राम बना देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो देखने की ज्ञानेंद्रिय है, यानी जो आँख है, तो आँख का भी इस्तेमाल होता है। तो जितनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होगा, उतना ही हमारे मेमोरी स्थल पर अधिक अच्छी तरह से मतलब उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और वो अमिट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं हम टीवी का प्रयोग, क्यों करते हैं हम रेडियो का प्रयोग? ये भी तो शिक्षण सामग्री है, ताकि हम देखते हैं, मनोविज्ञान कहता है कि जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा, उससे उतनी अच्छी तरह से हमारी समझ स्तर पर हम देखते हैं कि विषय वस्तु को हमारी स्मृति स्तर पर, यानी हमारी समझ स्तर पर आएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्रम बाई क्रम चलना है। आज के टॉपिक में हमने शेषावस्था का बेस पढ़ा और शेषावस्था के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए। अभी भी इसको आगे लेके चलना है। इसमें हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और हम देखते हैं फिर विशेषताओं के बाद हम सोच रहे हैं कि जब आपकी शेषावस्था हो जाएगी और बाल्यावस्था हो जाएगी, किशोरावस्था हो जाएगी, तो तीनों का एक दिन एक क्लास में हम क्या करवाएंगे, तीनों का हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे। इससे आपको हमें नहीं बताना पड़ेगा, आप स्वयं कहोगे कि क्वेश्चन सर कहाँ से आते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे तीनों अवस्थाओं के होने के बाद कि आपको कोई से भी पेपर सेट में देखोगे कि शेषावस्था से क्वेश्चन आया है, बाल्यावस्था से क्वेश्चन आया है, तो ये कोशिश रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं यदि ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था, तो ये अन्यथा मत लिया करो कि सर ने ऐसे बोल दिया। जब हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं, हम स्वयं अध्ययन करके आते हैं कि हमने फला पेपर में क्वेश्चन देखा था, जब आपको अवगत कराते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जो आपको व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे, जो जानकारी देंगे, तो जानकारी पूर्णतः सत्य होगी जब आपको बताया जाएगा। यदि कोई जानकारी हमें पता नहीं है तो आप तक नहीं पहुँचाई जाएगी, है ना। क्योंकि हम टीचर हैं, हमारे यदि एक बार वीडियो बन के तैयार हो गए तो आप हज़ारों बार देख सकते हो। तो यदि हमने एक जरा सी भी गलती कर दी तो हज़ारों बार वही गलती सामने आएगी। तो हम इन गलतियों से बचते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपको बताएं तो हम देखते हैं पूर्णतः प्रमाणित हो, और जब भी उसकी जानकारी दें, अन्यथा वो जानकारी देने से बचते हैं, है ना। तो कभी भी आपको ये नहीं लेना, यदि कोई जानकारी यहाँ पे दी जाती है तो पूर्णतः उसको सत्य मानिए। हाँ, वो बात अलग है कि आपने कुछ और पढ़ा हो, हमने कुछ और पढ़ा हो, तो हम एक ही विषय को कई किताबों से पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अपने सीनियर लोगों से भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद में वीडियो को हम आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि आप पूर्णतः हम पर आश्रित हो, और हम नहीं चाहते कि यदि आप हमसे जुड़े हो तो आपके सारे जितने भी आपके डाउट हैं
हम यदि क्लियर कर पाएँ तो हमारी यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। तो दोस्तों ये शेष अवस्था है, अगले वीडियो में देखते हैं इससे आगे का। धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में और तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।